एल्कोहल। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट अब हमारे पास है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्केन फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 3 रिएक्शंस हैं। एक तो हम बात करते हैं रिडक्शन यूजिंग P प्लस HI। ये तो मैंने आपको अभी बताया भाई, P प्लस HI क्या आप यूज करें, एल्कोहल को रिड्यूस करें चाहे कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करें, दोनों ही केस में एल्केन बनेगा ना। तो देखो कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्केन बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। रिडक्शन यूजिंग P प्लस HI, रिएक्शन विद ZnHg प्लस HCl एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजीन followed by heating in alkaline medium. In all the 3 cases there is formation of alkane. चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं इसमें फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्केन फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 3 रिएक्शंस हैं, ध्यान देना। एक तो हम बात करेंगे रिडक्शन यूजिंग P प्लस HI, और एक हम बात करेंगे इसमें सेकेंड नंबर बाय क्लीवेंसन्स रिडक्शन, और थर्ड हम बात करेंगे बाय वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। एक बात ध्यान देना, देखो इन तीनों ही रिएक्शंस की अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो ऑल ऑफ दीज 3 रिएक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेम रिडक्शन। आप देखो यहां भी हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, और ये जो 2 नेम रिएक्शंस हैं इन दोनों में भी प्रोसेस तो रिडक्शन ही है, क्लीवेंसन्स रिडक्शन एंड वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। तीनों ही रिएक्शंस रिडक्शन की प्रोसेस है। और ध्यान देना इन तीनों ही रिएक्शंस में अगर नेट प्रोसेस की बात की जाए, सुनिएगा इस बात को, तीनों ही रिएक्शंस में अगर नेट प्रोसेस की बात की जाए तो ध्यान देना नेट प्रोसेस क्या होगा, CO ग्रुप दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप विल बी रिड्यूस्ड इनटू CH2। जो CO ग्रुप होगा वो CH2 में रिड्यूस हो जाएगा। आप इन तीनों में से किसी भी रिएक्शन की बात करें, देखो CO ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज नॉन एज कार्बोनाइल ग्रुप एंड इट इज रिड्यूस्ड इनटू CH2 दैट इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप। So carbonyl group can be reduced into methylene group. CO group can be reduced into CH2 by using either of these 3 reactions. इन तीनों में से किसी भी रिएक्शन का आप यूज करें, तीनों ही रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा, एल्केन। तीनों में ही नेट प्रोसेस सेम होगा, CO group will reduce into CH2। अब आप देखो P प्लस HI की अगर बात की जाए तो ये तो मैंने आपको अभी भी बताया, ये रहा कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड, या इसकी जगह आप कीटोन लो, अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बात ये। तो फर्स्ट रिएक्शन तो इसमें यही है, रिडक्शन यूजिंग P प्लस HI। अब मैं बात करता हूं इसमें सेकंड एंड थर्ड, एंड दीज आर नेम रिएक्शंस। ध्यान रखना दोनों ही रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीवेंसन्स रिडक्शन एंड वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। दोनों ही रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक अच्छी बात ये देखो इन दोनों रिएक्शन में जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, केवल प्रोडक्ट आपसे पूछा जाता है। इसलिए मैं इन रिएक्शंस को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। देखो बहुत ज्यादा रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स डिस्कस करने का फायदा नहीं है, डिस्कस की जा सकती है, इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स भी डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन वो अननेसेसरी आपके लिए बर्डन होगा। इतना डिटेल में आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो थोड़ा सा मैं एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको माइंड में रखते हुए मैं केवल उन्हीं रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स डिस्कस करूंगा जिनमें मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो मैक्सिमम पार्ट हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। तो ध्यान देना इन 2 रिएक्शंस की केवल मैं नेट रिएक्शंस आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनमें क्वेश्चन प्रोडक्ट बेस्ड पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो क्लीवेंसन्स रिडक्शन, इसमें हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड यूजिंग ZnHg प्लस HCl। एक तरह से आप कह सकते हैं जिंक अमलगम प्लस HCl। और ध्यान देना इस केस में अगर बात की जाए तो द नेट प्रोसेस इज CO ग्रुप इज रिड्यूस्ड इनटू CH2। इस रिएक्शन में क्या होगा, CO group will be reduced into CH2। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि ZnHg plus HCl ये क्या काम करता है, ZnHg plus HCl will reduce CO into CH2 and it is a name reaction. The reaction is known as Clemenson's reduction। तो ये एक नेम रिएक्शन जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, नेट रिएक्शन आपको याद रखनी है। इसमें मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछा जाता है। हाँ, एक मैं आपको इसमें पॉइंट बताता हूं जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आप ध्यान देना, हमने कहा CO ग्रुप विल रिड्यूस इनटू CH2। एक्चुअली यहां पर होता क्या है, देखो CO ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये पहले रिडक्शन के थ्रू कन्वर्ट होता है एल्कोहल में। ध्यान देना, एक्चुअली CO ग्रुप इज फर्स्ट रिड्यूस्ड इनटू एल्कोहल देन इनटू एल्केन। बस ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्लेमेंसन्स रिडक्शन में पहले कार्बोनाइल कंपाउंड एल्कोहल में रिड्यूस होता है और फिर फाइनली एल्केन में रिड्यूस होता है। ये एक पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन तो नेट प्रोडक्ट पर बेस्ड पूछा जाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि क्लेमेंसन्स रिडक्शन में हम रिएजेंट का यूज करेंगे ZnHg प्लस HCl, रिडक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, जिंक अमलगम प्लस HCl,
और प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो CO विल कन्वर्ट इनटू CH2। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CO ग्रुप इज फर्स्ट रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल एंड देन इनटू एल्केन। इसका मतलब ये देखो कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड पहले अल्कोहल में रिड्यूस हुआ है और फिर अगर एल्केन में रिड्यूस हुआ है, तो फिर तो हम कह सकते हैं इसका मतलब अल्कोहल के लिए, अल्कोहल को अगर हमें एल्केन में कन्वर्ट करना है, ध्यान देना, अल्कोहल को अगर हमें एल्केन में कन्वर्ट करना है तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन का यूज आप अल्कोहल को एल्केन में रिड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना, क्लेमेंसन रिडक्शन नेम रिएक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन हम तभी कहेंगे, ध्यान देना, क्लेमेंसन रिडक्शन हम तभी कहेंगे जब कार्बोनाइल कंपाउंड इनिशियल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड अगर इनिशियल कंपाउंड है तभी आप रिएक्शन को क्लेमेंसन रिडक्शन कहेंगे, और इस केस में फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CH2 मतलब एल्केन। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिड्यूस अल्कोहल, क्योंकि आप सोचिए कार्बोनाइल कंपाउंड भी तो पहले खुद अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है ना, और फिर अल्कोहल से एल्केन में जा रहा है। तो अगर आपने इनिशियल कंपाउंड, मान लो आपने अल्कोहल ही ले लिया, तो रिएक्शन यहां से स्टार्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट एल्केन बन जाएगा। हाँ, अल्कोहल के केस में लेकिन हम इसे क्लेमेंसन नहीं कहेंगे। क्लेमेंसन तो तभी कहेंगे जब इनिशियल कंपाउंड क्या हो, कार्बोनाइल कंपाउंड हो, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन हो, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट है देखो वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। और वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या देखो, कार्बोनाइल कंपाउंड इज फर्स्ट रिएक्टेड विद N2H4 दैट इज हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीटिंग इन अल्कलाइन मीडियम। और ध्यान देना, इस रिएक्शन में भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH2 मतलब एल्केन। इस रिएक्शन में भी फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एल्केन। मतलब यहां पर भी अगर आप ध्यान दें तो CO ग्रुप विल रिड्यूस इनटू CH2। मतलब आप देखो क्लेमेंसन्स रिडक्शन एंड वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन, समझना बात को, क्लेमेंसन्स रिडक्शन एंड वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन की अगर बात की जाए, क्लेमेंसन्स रिडक्शन एंड वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन की अगर बात की जाए तो दोनों में नेट प्रोसेस सेम है, दोनों में CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2। हाँ, लेकिन एक डिफरेंस है, ध्यान देना, एक इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मैंने आपको क्या बताया, क्लेमेंसन्स रिडक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड इज फर्स्ट रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल देन इनटू एल्केन, राइट। जबकि वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन में ऐसा नहीं है, ध्यान देना, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन में हम बात कर रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड इज फर्स्ट रिएक्टेड विद N2H4 दैट इज हाइड्रोजन। देखो N2H4 को आप लिख सकते हैं NH2NH2। और अब आप ध्यान देना, मैंने इसे NH2NH2 इसलिए लिखा है क्योंकि आप याद करो कार्बोनाइल कंपाउंड की हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, याद करें, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। याद आ रहा है, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। कुछ याद आया? आप याद करो, इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था, इस रिएक्शन का शॉर्टकट आप याद करें, अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स को हम जनरल फॉर्मेट में लिखते हैं NH2Z, और कार्बोनाइल कंपाउंड से जब आप NH2Z की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव की, तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया था H2O निकाल दो। तो ये वही रिएक्शन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बता चुका हूं, कार्बोनाइल कंपाउंड की अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स के साथ में रिएक्शन, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो ध्यान देना, इस रिएक्शन में क्या होगा, देखो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो पहले यहां पर प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजोन NNH2, और जब आप इसे एल्कलाइन मीडियम में हीट करते हैं, ध्यान देना, इसे जब आप एल्कलाइन मीडियम में हीट करेंगे तो ओवरऑल प्रोसेस में यहां से N2 एलिमिनेट होती है, ध्यान देना, यहां से N2 एलिमिनेट होती है, और इस N2 एलिमिनेशन के साथ में ये दोनों हाइड्रोजन यहां पर ऐड होकर प्रोडक्ट आपको मिलता है CH2। सो दिस इज अबाउट कन्वर्जन ऑफ CO into CH2 बाय यूजिंग वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। अब दोनों रिएक्शंस में देखो, दोनों रिएक्शंस का कंपैरिजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कई बार इनमें कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, कंपैरेटिव क्वेश्चन बन जाता है, दोनों का कंपैरिजन पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। दोनों रिएक्शंस में कंपैरिजन में दो पॉइंट हैं, एक तो सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस। सिमिलैरिटी क्या है, इन बोथ द रिएक्शंस CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2। ये तो दोनों रिएक्शंस की सिमिलैरिटी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों रिएक्शंस के रास्ते अलग अलग है। देखो दोनों रिएक्शंस का फाइनल डेस्टिनेशन सेम है, एल्केन, लेकिन दोनों रिएक्शंस का अगर मैं बात करूं मिडवे, थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लो, आपने एक जगह से चलना स्टार्ट किया तो एक मिडवे और फाइनल डेस्टिनेशन, तो मैं कह सकता हूं दोनों रिएक्शंस का फाइनल डेस्टिनेशन तो सेम है, एल्केन,
दोनों में CH2 बना, लेकिन दोनों का मिडवे अलग अलग है। देखो क्लेमेंसन्स रिडक्शन का मिडवे एल्कोहल है, ध्यान देना। क्लेमेंसन्स रिडक्शन में अगर आप देखेंगे तो पहले एल्कोहल बना और फिर एल्केन बना, मतलब क्लेमेंसन्स रिडक्शन का जो रास्ता है वो एल्कोहल से होकर जाता है, लेकिन वुल्फ किर्चनर रिडक्शन का रास्ता एल्कोहल से होकर नहीं जाता है। इसका रास्ता किससे होकर जाता है? हाइड्रोजोन। इसका रास्ता किससे होकर जाएगा? हाइड्रोजोन से होकर जाएगा। तो दोनों के फाइनल डेस्टिनेशन सेम है रिएक्शंस के, लेकिन दोनों के मिडवे अलग अलग हैं। एक में एल्कोहल आ रहा है और एक में हाइड्रोजन आ रहा है। और इसी पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम ये दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्लेमेंसन्स रिडक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिड्यूस एल्कोहल into alkane, while Wolff-Kishner reaction cannot be used to reduce alcohol into alkane. ये इन दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि क्लेमेंसन्स रिडक्शन का यूज आप एल्कोहल को एल्केन में रिड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं, बन रहा है एल्कोहल से एल्केन, लेकिन वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन को नहीं, ये एल्कोहल को एल्केन में रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, जो इसका बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अपने मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस के बेसिस पर बनता है, आप ध्यान देना। देखो एक तो आपको दिया हुआ है क्लेमेंसन्स रिडक्शन और एक आपको दिया है वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। अब दोनों में आप कह सकते हैं, देखो CO ग्रुप विल रिड्यूस इनटू CH2। आप ध्यान देना, ये जो CO ग्रुप है वो CH2 में रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज CO ग्रुप इनटू CH2। और क्या मैं कह सकता हूं, जो क्लेमेंसन्स रिडक्शन है ये एल्कोहलिक ग्रुप को भी तो अफेक्ट करेगा ना। जो एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहल भी तो इसमें रिड्यूस हो जाएगा। जरा देखो क्लेमेंसन्स रिडक्शन में हमने यही बात की है कि एल्कोहल भी एल्केन में रिड्यूस हो सकता है। इनफैक्ट जो CO ग्रुप है वो भी तो पहले एल्कोहल बना फिर एल्केन बना। इसका मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि जैसे ये CO ग्रुप पहले एल्कोहल बना होगा फिर एल्केन बना होगा, तो ये एल्कोहलिक ग्रुप भी यहां पर रिड्यूस हो जाएगा। जबकि वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप कह सकते हैं CO ग्रुप विल रिड्यूस इनटू CH2। ये जो CO ग्रुप है वो तो CH2 में कन्वर्ट होगा और ये एल्कोहल बनकर के नहीं कन्वर्ट हुआ होगा। ये क्या बनकर कन्वर्ट हुआ होगा? हाइड्रोजोन। इसमें पहले हाइड्रोजोन बना फिर उसमें से N2 एलिमिनेट होकर एल्केन बना। इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर आप कह सकते हैं दिस एल्कोहलिक ग्रुप रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये एल्कोहलिक ग्रुप यहां पर अनअफेक्टेड रहेगा। ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन और वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एल्कोहलिक ग्रुप को भी रिड्यूस करना है तो मैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन का यूज करना चाहूंगा, और अगर मुझे एल्कोहलिक ग्रुप को अनअफेक्टेड रखना है तो मैं वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन का यूज करना चाहूंगा। क्लियर हो गई बात ये? सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्केन फॉर्मेशन के लिए हमारे पास ओवरऑल 3 मेथड्स हैं। तीनों ही मेथड्स में अगर आप देखेंगे तो एक सिमिलरिटी है। इन ऑल द 3 मेथड्स CO ग्रुप इज रिड्यूस्ड इनटू CH2, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप इज रिड्यूस्ड इनटू मिथाइलिन ग्रुप। P प्लस HI ये मैंने आपको एल्कोहल में ही क्लियर कर दिया है। और ये दोनों नेम रिएक्शंस जो नेट रिएक्शंस आपको याद रखनी है, इनका डिटेल मैकेनिज्म में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो आता है वो मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड आता है और एक दोनों रिएक्शन में डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो दोनों रिएक्शन में नेट रिएक्शन की अगर बात की जाए तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिड्यूस्ड इनटू एल्केन बाय यूजिंग जिंक अमलगम प्लस HCl, ZnHg प्लस HCl, और ये एल्कोहल के थ्रू रिड्यूस होगा, पहले एल्कोहल फिर एल्केन। जबकि वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड इज फर्स्ट रिएक्टेड विद हाइड्रोजीन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोन। और ये तो मैं आपको पहले पार्ट 2 में कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स के साथ करवा भी चुका हूं, वहां पर हम इसका डिटेल मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये हाइड्रोजन बना, और जब आप हाइड्रोजन को एल्कलाइन मीडियम में हीट करोगे तो N2 एलिमिनेट होकर इसमें भी बन जाएगा CH2। और इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने आपको बताया, यहां पर एल्कोहल को भी आप एल्केन में रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसमें एल्कोहल विल रिमेन अनअफेक्टेड, जो मैंने आपको यहां पर इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, राइट। सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जो रिएक्शंस हमने डिस्कस किए उस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, आगे इनके आंसर्स मैं डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है, और ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है, इनके आंसर्स मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलिए नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, और इसमें अब नेक्स्ट रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्केन फॉर्मेशन की 3 रिएक्शंस जो थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बात करते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक तो हम बात करते हैं इसमें रिडक्शन यूजिंग P+HI। P+HI के थ्रू रिडक्शन में एल्केन फॉर्मेशन होता है। ये मैंने आपको एल्कोहल के साथ में एक्सप्लेन कर दिया था। आप चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड लें, कार्बोनाइल कंपाउंड्स लें, मतलब एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल लें, ईथर लें, एल्काइल आयोडाइड लें या एनहाइड्राइड लें, सभी का अगर आप रिडक्शन P+HI के थ्रू करते हैं तो प्रोडक्ट हमें एल्केन मिलता है। मैंने आपको यही कहा, P+HI अगर आपको रिएजेंट गिवन है रिएक्शन में, तो थिंक अबाउट एल्केन एज प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड मेथड है इसमें बाय कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। याद करें, ये हमने पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया है। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन हम ऑलरेडी पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इसमें केवल एक लास्ट रिएक्शन बचती है, एंड दैट इज बाय सोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप ध्यान देना। सोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका यूज हम करते हैं एल्केन फॉर्मेशन के लिए फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या रिएक्शन है, क्या इसका मैकेनिज्म है, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान देना। देखो, हम बात कर रहे हैं सोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इट इज एक्चुअली डीकार्बोक्सिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडालाइम। हम कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब समझ में आ रहा है? देखो, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है -CO2। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है -CO2, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सोडालाइम। और इसके लिए हमें क्या करना है, देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडालाइम। हम सोडालाइम की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं। ध्यान देना, देखो, सोडालाइम की अगर बात की जाए तो मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज सोडालाइम। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सोडालाइम, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। और ध्यान देना, इसकी प्रेजेंस में जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा, सोडालाइम क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन का काम करेगा। मतलब इस केस में CO2 एलिमिनेट हो जाएगा। आप ध्यान देना, इस रिएक्शन का मैं शॉर्टकट आपको बताता हूं। जो भी एसिड आपको दिया है, CO2 उड़ा दो उसमें से आप CO2 को एलिमिनेट कर दो, तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इस केस में RH। तो यहां पर अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट इज RH। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान देना। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें सोडालाइम के साथ में हीट करना है। क्या मैं कह सकता हूं, एसिड आप ले रहे हैं और साथ में आप बेस भी ले रहे हैं। ये कंडीशन एल्कलाइन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पर प्रेजेंट है, तो बेस इसमें प्रेजेंट है। अब होगा क्या, देखो, अगर आप एसिड ले रहे हैं और साथ में कंडीशन एल्कलाइन ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो फिर यहां पर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। तो आप ध्यान देना, इस केस में सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में एसिड बेस होगा, और OH- एज अ बेस इस एसिड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये OH- जब यहां से H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये तो जाएगा -H2O, और यहां पर बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर हमें मिलेगा RCOONA। तो सबसे पहले तो यहां पर एसिड बेस हुआ, और एसिड बेस के थ्रू यहां पर हमें मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप ध्यान देना, रिएक्शन में हम टेम्परेचर ले रहे हैं। देखो, टेम्परेचर यहां पर रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या रोल ये प्ले करेगा, आप ध्यान देना। देखो, यहां पर जो हमें सॉल्ट मिला, इस सॉल्ट में क्या होगा, ध्यान देना, इस सॉल्ट में हम बात करते हैं
क्लोज एंड लीव। आप ध्यान देना, समझना इस बात को। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि जैसे ही इस सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ये क्लोज और आर ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा। याद करो, जैसे एसिनी रिएक्शन में मैंने आपको बताया था अटैक, ओपन, क्लोज एंड लीव। तो यहां पर मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये आर ग्रुप यहां से लीव करेगा। और ध्यान देना, आर ग्रुप अगर यहां से लीव करता है तो कार्बन इसे जाने भी देगा, और ये इसलिए जाने देगा क्योंकि कार्बन अपना लॉस बैलेंस करेगा इस O नेगेटिव से। तो यहां पर आर ग्रुप लीव किया, कार्बन ने इसे जाने दिया क्योंकि कार्बन ने अपना लॉस कहां से बैलेंस किया, O नेगेटिव से। तो यहां पर ये क्लोज और लीव करने के साथ में CO2 इसमें एलिमिनेट हो जाएगा, और इस CO2 एलिमिनेशन के साथ में देखो ये बना R नेगेटिव, क्योंकि जो R ग्रुप लीव करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ में लीव करेगा तो बनेगा R नेगेटिव, और ये R नेगेटिव इस Na+ के साथ में कंबाइन होकर Na+ के साथ में एसोसिएट होकर यहां पर फॉर्मेशन करेगा RNA का। और RNA की अगर बात की जाए तो इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके यहां पर बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड, और इस सॉल्ट में क्या होगा, यहां पर CO2 एलिमिनेट होकर फॉर्मेशन होगा RNA का, दैट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब एक बात ध्यान देना, यहां पर देखो मैंने आपसे कहा कि इस रिएक्शन में टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो हमने यहां पर कहा कि आर ग्रुप यहां से लीव करेगा, और अगर ये आर ग्रुप लीव किया तो कार्बन अपना लॉस बैलेंस करेगा ऑक्सीजन से। मतलब मैंने आपको कहा कि ये क्लोज और ये लीव। तो एक पॉइंट यहां पर ये माइंड में आता है कि आर ग्रुप क्यों लीव करेगा। आर ग्रुप में तो लीविंग टेंडेंसी नहीं होती है, या आप ये कह सकते हैं कि आर ग्रुप इज वेरी बैड लीविंग ग्रुप, क्योंकि लीविंग टेंडेंसी डिपेंड करती है बेस स्ट्रेंथ पर। जितना वीक बेस होगा उतना बेटर लीविंग ग्रुप होगा। अब R अगर R- के फॉर्म में लीव कर रहा है तो मैं कह सकता हूं R- इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि R- इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ RH। R- का अगर मैं एसिड बनाऊं, कॉन्जुगेट एसिड बनाऊं तो H+ ऐड करूंगा, तो R- इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ RH, और RH एक हाइड्रोकार्बन है। और क्या मैं कह सकता हूं, हाइड्रोकार्बन इज वेरी वीक एसिड, तो उसका कॉन्जुगेट बेस R- एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और R- अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आप कह सकते हैं इट विल बी अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप। तो क्वेश्चन फिर ये लीव क्यों कर रहा है। यहीं पर मैंने आपसे क्या कहा कि रिएक्शन में टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है। एक्चुअली यहां पर आर ग्रुप अगर लीव किया है तो आप ऐसा समझ लें इस आर ग्रुप को हमने फोर्सली यहां पर लीव करवाया है। ये टेम्परेचर कंडीशन में ही फिजिबल है। अदरवाइज अगर हम बात करें कि इस सॉल्ट ऑफ एसिड में आर ग्रुप अपने आप लीव कर जाएगा तो ये अपने आप लीव नहीं करेगा। यहां पर अगर आर ग्रुप लीव किया है, ये सॉल्ट अगर यहां पर डिकम्पोज हुआ है तो दैट इज इन टेम्परेचर कंडीशन। तो यहां पर रिएक्शन में टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है, जहां पर हम टेम्परेचर की हेल्प से यहां पर इस सॉल्ट को आयोनाइज कर रहे हैं और आर ग्रुप यहां से लीव कर रहा है। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि आर ग्रुप इज नॉट अ लिविंग ग्रुप, या कह सकते हैं बेटर ये कहना होगा कि आर ग्रुप इज वेरी बैड लिविंग ग्रुप। तो आर ग्रुप अगर यहां पर लीव किया तो वो इटसेल्फ लीव नहीं किया है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। आ रहा है समझ में। तो इस सॉल्ट में अगर आयोनाइजेशन हुआ है तो वो टेम्परेचर की हेल्प से, तो टेम्परेचर कंडीशन में ये यहां पर आयोनाइज होगा, आर ग्रुप धीरे धीरे यहां से लीव कर जाएगा, क्योंकि आर ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो प्रोसेस स्लो रहेगा, और ये इटसेल्फ भी नहीं है, इट इज विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। आ रही बात समझ में। और अब आप ध्यान देना, देखो ये R नेगेटिव Na+ के साथ में कंबाइन हुआ तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा RNA। और ये एक जनरल पॉइंट आप माइंड में भी रख सकते हैं कि अगर आप सॉल्ट को हीट करेंगे, तो उसमें से CO2 एलिमिनेट हो जाएगी। सॉल्ट को अगर आप हीट करेंगे तो उसमें से CO2 एलिमिनेट हो जाएगी। यहां पर ये हुआ है, इस सॉल्ट को हमने हीट किया तो CO2 इसमें से एलिमिनेट हुई और यहां पर बना RNA। और अब आप ध्यान देना, अगर रिएक्शन में RNA बनाए तो RNA इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और क्या मैं कह सकता हूं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का रिएक्टिव पार्ट क्या होता है, R पार्ट। और ये किस फॉर्म में रिएक्ट करेगा, R- के फॉर्म में, क्योंकि अगर RNA की अगर बात की जाए तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ R नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो याद करें RMGX की रिएक्शंस पे मैंने डिस्कस किए हैं, RMGX इज आल्सो एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और याद करें हमने डिस्कस किया है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का रिएक्टिव पार्ट होता है R पार्ट, और R पार्ट किस फॉर्म में रिएक्ट करता है, R- के फॉर्म में। और R- के फॉर्म में अगर रिएक्ट करेगा तो या तो वो एज अ बेस रिएक्ट करेगा या फिर वो एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। याद करें ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन में मैंने आपको बताया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्शन दो तरह की होती है, आइदर एसिड बेस और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब पहले हम क्या चेक करेंगे, पहले एसिड बेस चेक करेंगे। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एसिड बेस रिएक्शन कब शो करेगा, जब वो ऐसे कंपाउंड के कांटेक्ट में आए
जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। और याद करो एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन हमने ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड के लिए उन हाइड्रोजन को कंसिडर किया है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर या sp कार्बन से बॉन्डेड हो। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में देखो जो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड बना है यहां पर, क्या मैं कह सकता हूं रिएक्शन मिक्सचर में और क्या प्रेजेंट है? एसिड। भाई और तो एसिड प्रेजेंट है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही ये ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड एसिड के कांटेक्ट में आएगा यहां पर रिएक्शन होगी एसिड बेस। अब एक बात समझना, क्या मैं कह सकता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो कंपाउंड है जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी देता है। याद करो एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स शो SNA रिएक्शन। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस R- के सामने दो ऑप्शन है, या तो ये इस एसिड के एक्टिव हाइड्रोजन के साथ में एसिड बेस करें या फिर ये इस एसिड के साथ में SNA रिएक्शन करें, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अगर यहां पर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं तो बताओ प्रेफर क्या होगा? प्रेफर होगा एसिड बेस। मतलब यहां पर ये R- एज अ बेस इस एक्टिव हाइड्रोजन से एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा। और ध्यान देना ये R- जब एज अ बेस इस एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो यहां पर बनेगा RH। यही तो मैं RH फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं यहां पर। तो इस तरह से रिएक्शन में RH का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्या बनेगा? RCOO Na, मतलब अगेन सॉल्ट ऑफ एसिड। ये RCOO- के साथ में एसोसिएट होकर RCOO बनेगा और वो RCOO क्या होगा? रिएक्शन में रिसाइकल हो जाएगा, उसमें से फिर CO2 एलिमिनेट होगा, फिर RNA बनेगा और वो फिर नेक्स्ट RCOOH एसिड के साथ में फिर एसिड बेस करके RH का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से यहां पर रिएक्शन में एल्केन फॉर्मेशन होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं प्रोसेस, एक बार फिर से आप समझ लें, ध्यान देना। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप सोडा लाइम के साथ में हीट कर रहे हैं, मतलब आप कह सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर में एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट है। और अगर एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट है तो फिर तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहां पर सबसे पहले एसिड बेस हुआ और बना सॉल्ट ऑफ एसिड। और ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ये सॉल्ट ऑफ एसिड बना, यहां पर मैंने बात की है क्लोज एंड लीव। और अगर मैं R ग्रुप के लीव करने की बात कर रहा हूं तो R ग्रुप इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। ये इटसेल्फ लीव नहीं करता है, इसको हमने टेम्परेचर की हेल्प से लीव करवाया है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है वो टेम्परेचर की हेल्प से यहां पर प्रोसेस हो रहा है। और इसे आप ऐसे माइंड में रख सकते हैं, अगर आप एसिड सॉल्ट को हीट करेंगे तो उसमें से CO2 एलिमिनेट हो जाएगी। और ध्यान देना इस CO2 एलिमिनेशन के साथ में यहां पर बनेगा RNA। RNA इज ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। और जैसे कि हमने बात की ग्रिग्नार्ड CSN के लिए भी, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड गिव्स टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एसिड बेस एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जैसे ये ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड एसिड के कांटेक्ट में आएगा एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहां पर RH फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज हाउ एल्केन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो ये मैंने आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है। अगर क्वेश्चन प्रोडक्ट बेस्ड आता है तब तो बहुत ही आसान है, जो भी एसिड आपको दिया है उसमें से CO2 उड़ा दो, आप तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा RH। कैसे बनेगा? तो वो इस तरह से RH बनेगा। अब एक बात ध्यान देना, देखो यहां पर अगर आप ध्यान देते हो ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट हुई है। ये रिएक्शन यहां पर 3 स्टेप्स में कंप्लीट हुई है। फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस, सेकंड स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ CO2 एंड थर्ड स्टेप इज अगेन एसिड बेस। क्या आप बता सकते हैं इन 3 स्टेप्स में से कौन सी स्टेप यहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी? देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए जैसे कि हमने पहले भी बात की है, इट इज ऑलवेज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्या लगता है कौन सी स्टेप यहां पर सबसे स्लो स्टेप होनी चाहिए? यस, सेकंड स्टेप। क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप तो यहां पर हम कह सकते हैं एसिड बेस है, फास्ट होगा। थर्ड स्टेप भी यहां पर एसिड बेस है, फास्ट होगा। और इस स्टेप की अगर होने की हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे क्या कहा, R ग्रुप इज वेरी बैड लीविंग ग्रुप। ये प्रोसेस आसान नहीं है। अगर ये R ग्रुप यहां पर लीव कर रहा है तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। तो वास्तव में ये प्रोसेस तो हमने एक तरह से फोर्सली करवाया है। तो ये प्रोसेस यहां पर फर्स्ट और थर्ड स्टेप के कंपैरिजन में एक स्लो स्टेप होगा। ये रिएक्शन का RDS होगा। तो ध्यान देना सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में आप कह सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ R नेगेटिव। ध्यान देना फॉर्मेशन ऑफ R नेगेटिव इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये अगर रिएक्शन का RDS है तो फिर तो यहां पर अगर बात की जाए रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर द रिएक्शन, तो याद करो GOC1 में भी इस तरह के एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए हैं। अगर हम बात करें कि R नेगेटिव का फॉर्मेशन यहां पर RDS है तो फिर तो हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ R नेगेटिव।
क्योंकि यहां पर R नेगेटिव का बनना रिएक्शन का RDS है। तो ध्यान देना, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ R नेगेटिव। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो क्या मैं कह सकता हूं, ये R नेगेटिव जितना स्टेबल होगा इसके फॉर्मेशन की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। यहां कह सकते हैं ये R नेगेटिव जितना स्टेबल होगा उतना आसानी से बनेगा, और ये अगर आसानी से बनेगा, इसके फॉर्मेशन की अगर टेंडेंसी ज्यादा है तो फिर तो रिएक्शन की रेट हाई होगी, और रिएक्शन की रेट हाई होगी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन के लिए रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ R नेगेटिव। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, देखो अगर R नेगेटिव का बनना रिएक्शन का RDS है तो R नेगेटिव जितना कम स्टेबल होगा ये प्रोसेस उतना ज्यादा स्लो होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये अगर इसकी स्टेबिलिटी कम है तो प्रोसेस स्लो होगा, स्लो होगा मतलब रिएक्शन की रेट कम होगी, रिएक्शन की रेट कम होगी मतलब एसिड लेस रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ R नेगेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो जहां पर भी हमने एप्लीकेशंस में कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी कंपैरिजन रेस्पेक्टिव इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से किया है, आप याद करें, आप रिकॉल करें रिएक्शंस को, तो आप याद करेंगे कि मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में हमें या तो इंटरमीडिएट कार्बेटाइन मिला या फ्री रेडिकल मिला। ये हमारे पास ऐसी रिएक्शन है जहां पर हम इंटरमीडिएट में R नेगेटिव कार्बोनाइन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी एक रिएक्शन हमने डिस्कस की है SNAR, वहां पर भी इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बना था, यहां भी इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बना है। तो ध्यान रखना, कार्बेटाइन नहीं बन रहा है, कार्बोनाइन बन रहा है। मोस्ट ऑफ रिएक्शन में क्या है, कार्बेटाइन या फ्री रेडिकल बनता है। तो बाय मिस्टेक हम क्या करते हैं, यहां पर भी कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी से रिलेट कर देते हैं, जबकि यहां पर इंटरमीडिएट कार्बेटाइन नहीं है, कार्ब अनायन बना है। क्या बात समझ में आ रही है? सो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेस्पेक्टिव R नेगेटिव। क्लियर हो रही बात ये? चलिए इस रिएक्टिविटी कांसेप्ट को मैं आपको एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके बताता हूं। आप ध्यान देना, ये अगर आपको एसिड्स गिवन है और इनका अगर आपको रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है फॉर डीकार्बोक्सिलेशन तो कैसे करेंगे? देखो मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ R नेगेटिव बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ R नेगेटिव इज RDS। तो बस आपको करना क्या है, जो भी एसिड्स आपको दिए हुए हैं उनके करस्पॉन्डिंग आप R नेगेटिव कार्बोनाइन बनाओ। ध्यान देना, कार्बोनाइन बनाना है, कार्बेटाइन नहीं बनाना है, गलती नहीं करना। तो देखो इनके करस्पॉन्डिंग अगर कार्बोनाइन बनाए जाएं तो ये R नेगेटिव हमें मिलेंगे, और बस अब करना क्या है, इन R नेगेटिव का हमें स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। ठीक है, और स्टेबिलिटी कंपैरिजन में आप ध्यान देना, इन R नेगेटिव का अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आगे आप देखो एल्काइल ग्रुप के इंक्रीज होने के साथ साथ प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, और प्लस आई कार्बोनाइन को डिस्टेबलाइज करता है। अरे प्लस आई तो माइनस के लिए खराब होता है ना, तो ये कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और जिस एसिड का कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्योंकि आप सोचिए ये R नेगेटिव यहां पर सबसे आसानी से बनेगा, क्योंकि R नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है, जितना स्टेबल अनायन होगा उसका बनना उतना आसान होगा। तो ये इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। आया समझ में? सो दिस इज अबाउट सोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड्स। ध्यान देना, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो इसमें बनता है प्रोडक्ट बेस्ड, बहुत ही आसान है। जो भी एसिड आपको दिया है CO2 उड़ाओ, एल्केन बनाओ। सेकंड क्वेश्चन रिएक्टिविटी पर बेस्ड, और उसके लिए मैंने आपसे कहा इट इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव R नेगेटिव, राइट? एक पॉइंट ध्यान देना, इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमने कहा एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम। अब आप देखो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का रोल तो आपको इस मैकेनिज्म में समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है हमने यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड क्यों लिया है? कैल्शियम ऑक्साइड भी तो साथ में मिक्स किया है ना। देखो कैल्शियम ऑक्साइड के यहां पर दो फंक्शन होंगे, एक तो क्या मैं कह सकता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात की जाए तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर शो करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। तो ध्यान देना, टू कीप सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो यूज्ड इन द रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड का एक पर्पस तो यहां पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई रखना है ताकि उसका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में फ्यूजन आसानी से हो। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का फ्यूजन आसानी से हो, इसको ड्राई रखने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स करते हैं। और दूसरा आप कह सकते हैं, देखो क्या मैं कह सकता हूं, RDS में R नेगेटिव का बनना, CO2 का एलिमिनेट होना RDS है। इस CO2 को कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा।
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आरडीएस में बन रहा है, इसको रिमूव करने का काम करेगा कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। तो ये यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड का फंक्शन है जिसका हमने रिएक्शन में यूज किया है। तो ध्यान देना, एक तो मैंने आपको बताया इसमें क्वेश्चन बनता है प्रोडक्ट बेस्ड, सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्टिविटी कंपैरिजन फॉर दिस रिएक्शन, और थर्ड अब जो इसमें क्वेश्चन बनता है उसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस रिएक्शन। आप ध्यान देना, देखो हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन जो है उसके लिए हम बात करते हैं रिएक्टिविटी इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव आर नेगेटिव। अब आप ध्यान देना, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की आपको एक वो कैटेगरी बता रहा हूं जिसे आप कह सकते हैं एक स्पेशल कैटेगरी है इस रिएक्शन के लिए, और वो स्पेशल कैटेगरी क्या है ध्यान देना, दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हिच हैव मल्टीपल बॉन्ड एट बीटा पोजीशन। अगर आप इस रिएक्शन के लिए ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का सिलेक्शन करें जिसमें बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ध्यान देना ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो इस रिएक्शन के लिए बहुत ही हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं। स्टेटमेंट पर ध्यान देना, दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हिच हैव मल्टीपल बॉन्ड एट बीटा पोजीशन शो वेरी हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन। ध्यान देना ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्वेश्चन है कौन सा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, व्हाटएवर इज द टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कौन से दो एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, बस हमारा इंटरेस्ट केवल इतना सा है कि एसिड में हमारे पास बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर ऐसा एसिड आप लेते हैं तो ऐसे एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन इज वेरी फास्ट, बहुत ही एक्सेप्शनली हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं इस रिएक्शन के लिए, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए वो एसिड जिनके बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन जो इसमें फ्रेम होता है उसके लिए मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है थर्ड क्वेश्चन। एक तो प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा मैंने आपसे कहा हाउ टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एसिड्स फॉर द रिएक्शन, और थर्ड क्वेश्चन इसमें फ्रेम होता है इस पॉइंट पर बेस्ड। आप ध्यान देना, दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हिच हैव मल्टीपल बॉन्ड एट बीटा पोजीशन, which have multiple bond at beta position show very high reactivity towards decarboxylation। और ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट, the process is possible even in absence of soda lime। ध्यान देना ये ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी है जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन के लिए इवन सोडा लाइम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ सोडा लाइम फॉर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ व्हिच एसिड्स, दोज एसिड्स व्हिच हैव मल्टीपल बॉन्ड एट बीटा पोजीशन। ओनली हीट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस, मतलब ऐसे एसिड्स को तो केवल आप हीट कर दो उसी से CO2 एलिमिनेट हो जाएगी, जबकि अदरवाइज कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सोडा लाइम के साथ में हीट करना पड़ता है। लेकिन विदाउट सोडा लाइम भी आप CO2 एलिमिनेशन की बात कर सकते हैं एसिड में, हाँ, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि ऐसा एसिड होना चाहिए जिसके बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ध्यान देना, तो ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट होगा, those carboxylic acids which have multiple bond at beta position show very high reactivity towards decarboxylation। The process is possible even in absence of soda lime, only heat is required to complete the process। The reaction involves formation of cyclic transition state। ऐसे एसिड्स में जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो वहां पर इंटरमीडिएट नहीं बनता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, वैसे तो इसके लिए कोई एग्जांपल रिक्वायरमेंट, मतलब एग्जांपल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एक जनरल कंडीशन मैंने आपको बता दी कि आप कोई भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें जिसके बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। लेकिन फिर भी मैं आपको इस कैटेगरी में दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं जिस पर बेस्ड जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ध्यान देना, एक तो आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं बीटा कीटो एसिड। जरा देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस कंपाउंड and the principal functional group bonded with this carbon will be called alpha carbon। principal functional group जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो अल्फा कार्बन है, and the next carbon will be called बीटा कार्बन। जरा ध्यान देना, यहां पर आप कह सकते हैं ये आपके पास एक ऐसा एसिड का एग्जांपल है जिसके बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो C डबल बॉन्ड O ही होना चाहिए, या ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो डबल बॉन्ड ही होना चाहिए, बस बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। और मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप एक ऐसा एसिड लेते हैं
जिसके बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो या तो आप कह सकते हैं बीटा पोजीशन, या फिर आप आईयूपैक नंबरिंग के रेस्पेक्ट में कह सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट एट थर्ड पोजीशन। क्योंकि आईयूपैक नंबरिंग की अगर मैं बात करूं तो आईयूपैक नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये थर्ड पोजीशन है। तो या तो आप कह सकते हैं आईयूपैक नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमें वो एसिड लेना है जिसके थर्ड पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर आप कह सकते हैं बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ऐसे एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन इज वेरी फास्ट एंड इट इज पॉसिबल इवन इन एब्सेंस ऑफ सोडा लाइन। ध्यान देना, सोडा लाइन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, केवल हीट करो, CO2 एलिमिनेट करो। और इस केस में इस CO2 एलिमिनेशन के साथ में यहां पर कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, देखो बस CO2 उड़ा, H को यहां पर ऐड कर दो, ये H यहां पर ऐड होगा, तो इस केस में कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा COCH3, कीटोन फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक तरह से कह सकते हैं दिस इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बीटा कीटो एसिड। ये एक तरह से बीटा कीटो एसिड पर हीट का इफेक्ट है कि जैसे ही आपने बीटा कीटो एसिड को हीट किया, CO2 एलिमिनेट होकर वो किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल बताता हूं, देखो जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखो जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब समझ लेना, दोस कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हिच हैव टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स ऑन सेम कार्बन। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन से बॉन्डेड हैं, तो जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल वैसा जैसे हम कहते हैं जेम डाइहाइड हैव टू हैलोजन्स ऑन सेम कार्बन। देखो इसमें भी अगर आप ध्यान दें तो आप कह सकते हैं एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए मल्टीपल बॉन्ड प्रोवाइड करेगा बीटा पोजीशन पर, या फिर आप कह सकते हैं थर्ड पोजीशन पर। जरा सोचिए, जैसे इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो अगर इसकी पोजीशन को 1 कंसीडर किया जाए, ध्यान देना इसकी पोजीशन को यहां पर अगर 1 कंसीडर किया जाए तो दिस इज 2, दिस इज 3। जरा ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए थर्ड पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। या फिर आप ये कह सकते हैं फॉर दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इफ दिस कार्बन इज लाइक अल्फा तो दिस कार्बन इज लाइक बीटा। बिल्कुल ऐसा ही है ना। चलो इसको मैं और कंपेरेबल बनाता हूं, ध्यान देना। ऐसा करते हैं, इस OH ग्रुप को यहां से भी हटा देता हूं मैं। अब जरा देखो, ये जो कॉम्बिनेशन आपके पास है ये ऐसे ही तो है। अब क्या करें, इसमें इसको भी हीट करेंगे तो क्या होगा, CO2 एलिमिनेट कर दो। शॉर्टकट वही है, देखो शॉर्टकट हमारा वही है। क्या करेंगे, CO2 उड़ा दो और CO2 यहां से जाएगा तो ये H यहां आ जाएगा। और अब जरा देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये H यहां पर आ जाएगा तो जगह R, ये H यहां पर आ जाएगा तो CH2, दिस इज C डबल बॉन्ड O, और यहां पर हम बात कर रहे हैं OH की तो ये आ जाएगा OH। ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरह से मैं कह सकता हूं व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को जब हमने हीट किया तो ये CO2 एलिमिनेशन के थ्रू किस में कन्वर्ट हुआ, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब मेरा क्वेश्चन है क्या फर्दर यहां पर एक बार और CO2 एलिमिनेट होगा क्या, नो। अब इसमें CO2 एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि अब देखो ये अब आपके पास ऐसा एसिड आ चुका है जिसके बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। इसमें से अगर आपको CO2 एलिमिनेट करना है तो आपको सोडा लाइन के साथ हीट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर बात ये। तो वैसे तो एक जनरल पॉइंट है कि जिन कार्बोक्सिलिक एसिड में बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको हीट करने से ही उसमें CO2 एलिमिनेट हो जाती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एग्जांपल जरूरत नहीं है डिस्कस करने की, एक जनरल पॉइंट आप कह सकते हैं। लेकिन फिर भी 2 एग्जांपल मैं आपको नोट करवा रहा हूं क्योंकि ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब एक बात ध्यान देना, देखो जब हमने जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात की है तो फिर विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात तो करना बनती है, क्योंकि जेम एंड विसिनल इनमें कंपैरेटिव क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो एक पॉइंट ये आ सकता है, देखो माइंड में एक क्वेश्चन यहां पर ये फ्रेम हो सकता है कि जैसे हमने जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया तो ये CO2 एलिमिनेट होकर एसिड में कन्वर्ट हुआ, क्या इसी तरह से अगर हम विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को भी हीट करें तो क्या वहां पर भी CO2 एलिमिनेशन होगा, क्या वो भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा? आंसर है नो। आप ध्यान देना, इंपॉर्टेंट। अगर आप विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे, अगर आप विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट तो ये नॉट एलिमिनेशन ऑफ CO2। इस केस में CO2 एलिमिनेशन नहीं होगा। क्वेश्चन है क्यों नहीं होगा, देखो जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने से अगर हम यहां पर CO2 एलिमिनेशन की बात करें तो वो इसलिए क्योंकि ये एसिड, ये जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि हमने ऐसे एसिड में CO2 एलिमिनेशन की बात की है जिनके बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो या जिनमें
आईयूपैक नंबरिंग के रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो आप कह सकते हैं जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि इसमें थर्ड पोजीशन पर, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए मैं कह सकता हूं कि इसके लिए थर्ड पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप इसकी जगह विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो देखो विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में आप देख सकते हैं जैसे इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान देना, अब यहां पर थर्ड पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, जो मल्टीपल बॉन्ड है वो एक पोजीशन आगे, या आप कह सकते हैं इसमें बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप के लिए अगर ये अल्फा कार्बन है तो इट इज लाइक बीटा कार्बन और यहां पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, एक स्टेप आगे। तो अब ये CO2 एलिमिनेशन की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम बात करते हैं कि इस केस में CO2 एलिमिनेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन है फिर क्या होगा, तो ये अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बनता है जेम और विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, कि अगर आप जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करोगे तो उसमें तो CO2 एलिमिनेट होकर वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया तो इसमें CO2 एलिमिनेट तो नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान देना यहां पर H2O एलिमिनेट हो जाता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, देखो दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं, एंड व्हेन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स रिएक्ट विद ईच अदर, ध्यान देना व्हेन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स रिएक्ट विद ईच अदर वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। और ध्यान देना इस वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड ये बनेगा। और ध्यान दें दिस कंपाउंड यू कैन सी इट इज साइक्लिक एनहाइड्राइड। तो क्या हुआ, विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग व्हेन इट इज हीटेड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एनहाइड्राइड। ये किस में कन्वर्ट होता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होता है बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यहां पर वाटर का एलिमिनेशन हुआ, लेकिन इस केस में जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सिमिलर CO2 एलिमिनेट नहीं होगा। तो ये जेम और विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग gets converted into monocarboxylic acid by elimination of CO2, while vicinal dicarboxylic acid on heating gets converted into cyclic anhydride by elimination of water, not by elimination of CO2. There is no elimination of CO2. Clear बात ये? So this is about carboxylic acid, its decarboxylation. Clear होगी बात ये? और अब आप ध्यान देना, प्रेपरेशन मेथड में आप देखो हमने ये रिएक्शन कंप्लीट कर लिए, ये रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ, और अभी हमने फिफ्थ रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिए। और अब हमें केवल एक लास्ट मेथड डिस्कस करना है, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। चलिए कैसे डिस्कस करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। आप ध्यान देना ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कार्बाइड्स और उनका हाइड्रोलिसिस, और जहां तक मैं समझता हूं शायद मुझे इन रिएक्शंस का डिटेल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शंस आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, वहां भी आपको रिएक्शन पढ़ाई जाती है। तो मैं इनको डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर आपको इसका डिटेल बता दिया जाता है। देखो एल्यूमिनियम कार्बाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं यू गेट मीथेन। एल्यूमिनियम कार्बाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यू गेट मीथेन। मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं, क्या मैं कह सकता हूं एल्यूमिनियम कार्बाइड में इट इज C4 नेगेटिव होता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड की अगर बात की जाए तो यहां पर क्या है, C4 नेगेटिव। अब आप सोचिए C पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप कह सकते हैं इट कैन बिहेव एज अ बेस, और ये क्या करेगा एसिड के साथ, ये क्या करेगा वाटर के साथ एसिड बेस करेगा। अब C माइनस कितने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 4। तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देगा, CH4 बना देगा। दिस इज हाउ मीथेन इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। वैसे तो ये आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ा दिया जाता है, तो मैं इसमें बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। ये रिएक्शंस मोस्टली स्टूडेंट को पता होती है। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मीथेन, बेरिलियम कार्बाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे अगेन मीथेन, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां पर बनता है एसिटायरीन, और मैग्नीशियम कार्बाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां पर बनता है प्रोपाइन। दिस इज अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना, ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इन फोर में से 2 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, एक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड और एक हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मीथेन,
एंड कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिटाइलिन। दो मैंने आपको सेफर साइड लेकर ये रिएक्शन भी नोट करवाई है कि अगर बेरिलियम कार्बाइड का पूछा जाए तो मीथेन बनेगा और मैग्नीशियम कार्बाइड का पूछा जाए तो प्रोपाइन। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से के हिसाब से अगर बात करूं तो ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से दो रिएक्शंस इसमें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन। एल्केन के प्रिपरेशन मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए। ये सारी रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए प्रिपरेशन मेथड में। और अब आप देखो, जहां तक बात प्रॉपर्टीज की है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये थ्री रिएक्शंस जो इसकी कंसेप्चुअल रिएक्शंस हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हैलोजिनेशन, ऑलरेडी हम रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी में कंप्लीट कर चुके हैं। और बाकी 4 रिएक्शंस मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी 11 से आप इन रिएक्शंस को केवल नेट रिएक्शंस आपको नोट करना है, क्योंकि ये रिएक्शंस कैटलिस्ट बेस्ड रिएक्शंस हैं। इनमें बहुत ज्यादा कुछ कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है, आपको कैटलिस्ट का फंक्शन याद रखना है। तो वो मैं आपको नोट करवाऊं, डायरेक्ट आप यहां से नोट करें या बुक से नोट करें एनसीईआरटी से, वो एक ही बात है। कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बात हम इसमें कर नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हम टाइम सेव करते हुए मैं बात कर रहा हूं कि इन 4 रिएक्शंस को आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट नोट करना। तो इसी के साथ में एल्केन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एल्केन। अब इसके बाद में हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में हमारे पास सेकेंड चैप्टर है एल्कीन और थर्ड चैप्टर है एल्काइन। चलिए, इसमें एल्केन चैप्टर जो हमने डिस्कस किया इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, आगे फिर इनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है। इनके आंसर्स में नेक्स्ट आगे मैं डिस्कस कर लूंगा। आप ट्राई करना इन क्वेश्चंस को। पूरा चैप्टर आप एल्केन चैप्टर चार्ट के थ्रू रिवाइज करेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, राइट?